जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 मैथ्स के मॉक टेस्ट हम लोग आपको करा दिए हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आज हम 5वें मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन का लेवल यहाँ मॉडरेट टू हाई हमने रखा है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से बड़े ध्यान से आपको समझना है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 3x³ + ax² - 8 और 2x² - x - a को x+1 से विभाजित करने पर क्रमशः r1 r2 शेषफल रहते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए यदि 2r1 - r2 = 2 है। यानी दो बहुपद है जिसमें से r1 r2 यानी आपको दो रिमाइंडर निकालना है शेषफल बहुपद के द्वारा, और उस शेषफल को निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो a का मान आपका आ जाएगा। सबसे पहले अपन बहुपद से r1 r2 दोनों का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए जो आपका x+1 दिया है ना, x+1 जिससे डिवाइड करते हैं, इसको आपको 0 के रिस्पेक्ट मानना है। तो x बराबर क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा, और ये x बराबर जो -1 आया दोनों बहुपदों में रख देना है, तो वहाँ से r1 और r2 मिल जाएंगे। पहला वाला r1 में रख देता हूँ, यानी रिमाइंडर नंबर 1 के लिए पहला वाला बहुपद देखेंगे 3x³ - ax² - 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रखेंगे तो x की वैल्यू -1 रख देंगे, तो x³ यहाँ पे लिखा है 3x³ में, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। तो यानी 1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, और गुणे 3 है तो माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ax² है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस a है तो a ही आ जाएगा, ठीक है। फिर -8 है, यानी ये r1 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 3 11, तो a माइनस क्या हो जाएगा 11 r1, ठीक है। इसी तरह से आप r2 निकाल लोगे। r2 कैसे निकालोगे, आपको जो बहुपद नंबर 2 जो है इसमें वैल्यू पुट कर दोगे x बराबर -1, तो r2 आ जाएगा। r2 निकाल लेते हैं। देखो r2 निकालोगे तो यहाँ पे रखोगे 2x² है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर आपका होगा 1 हो जाएगा, और गुणे 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -x है तो -1 एक x वाला -1, और ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में लास्ट में क्या है -a लिखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। r2 क्या होगा आपका 2 1 3 -1, ठीक है। तो r2 क्या आ गया, नीचे लिख देता हूँ 3 - a आ गया r2। r1 r2 दोनों मिल गए हैं, अब इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो 2r1 यानी 2 r1 कितना है a - 11 है, ठीक है, यहाँ पे निकाला था अपन ने। फिर उसके बाद है -r2, r2 कितना है तो 3 - a यहाँ पे निकाला है, और ये बराबर किसके है 2 के बराबर है। इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2a - 11 दूनी 22, और ये माइनस का गुणा इसके अंदर हो जाएगा इस वाले माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। बराबर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब 2a और ये 2a है, और ये आपका a है, तो 2a और 3a हो जाएगा, 2a 3, और ये 22 3 25 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 25 2 27 हो जाएगा, 3a बराबर 27। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 27/3 करोगे तो 3 नमा 27, तो a बराबर आपका 9 आ जाएगा, और a बराबर 9 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना था आपको, रिवाइज करके एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि 60 छात्रों के औसत अंक जो हैं 64 हैं, ठीक है। बाद में ये पाया गया कि 2 छात्रों के अंकों को 24 और 76 के स्थान पर क्रमशः 42 और 28 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है, तो सही औसत अंक बताओ। देखो औसत अंक लिखा है इसने 60 छात्रों कितना है 64 एवरेज है, ठीक। होता क्या है कि जो 24 और 76 जो दो अंक है ना, इसके स्थान पे इसने पढ़ क्या लिया है 42 और 28 पढ़ लिया है। अगर इन दोनों को जोड़ो 24 76 कितना होता है 100 होता है, और 42 28 कितना होता है 70 होता है। यानी कि जोड़ना जो था औसत में 100 लेना था, लेकिन ले कितना लिया 70 ले लिया, तो कितना कम लिया है
30 कम लिया है, यानी 30 आपको और जोड़ना पड़ेगा औसत में, तब जाके आप सही औसत बता पाओगे। 30 जो जोड़ना है ना, ये आपका कितने में जोड़ना है, तो 60 छात्रों में जोड़ना है, क्योंकि 64 आपका एवरेज है, तो 30 जोड़ना है 60 छात्रों में। तो 30/7 करोगे तो 1/2 आएगा, यानी 0.5 आएगा। यानी कि औसत आपका जो गलत वाला दिया है 64 दिया है, लेकिन होना कितना चाहिए, 0.5 और जुड़ना चाहिए। तो 64 और 0.5 जोड़ोगे तो 64.5 हो जाएगा, जो सही औसत होगा। आई होप आप समझ पाए होगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 बराबर 1.732 है तो √147 माइनस √48/4 माइनस √75 किसके बराबर होगा। लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये लिखा है √147 माइनस √48/4 और माइनस √75 है। ठीक है, सबसे पहले इन सब में कॉमन आपको 3 दिख रहा होगा, तो इसको √147 को आप क्या लिख सकते हो, बराबर लगा के 49 गुणे 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अंदर 49 3 147 होता है। और ये 48 को आप क्या लिख सकते हो, √16 गुणे, एक सेकंड थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ, क्या लिख सकते हो 48 को, √16 गुणे 3। ठीक है, और बटे में 4 तो नीचे है ही, और इसको 75 क्या लिख सकते हो, 25 3 75। ठीक है, 3। ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे आप कैसे निकालना है, अब तो हल कर लोगे। देखो यहाँ से 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 रूट ये 3 हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 16 है तो 4 रूट 3 हो जाएगा, और बटे 4 नीचे है, तो ये 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 25 जो है 5 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या आपके पास, 7 रूट 3 है, और ये √3 और माइनस 5 रूट 3, तो 5 1 6 रूट 3 माइनस का, और प्लस का 7 रूट 3, तो 7 रूट 3 माइनस का 6 रूट 3, तो 7 में 6 चला गया तो कितना बचा, √3 बचा। और √3 का मान 1.732 क्वेश्चन बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1.732। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पकड़ना था, 147 को कैसे तोड़ना है, 48 को कैसे तोड़ना है, और 75 को कैसे तोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जावेद ने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में 12,544 रुपये का भुगतान किया, अमाउंट दिया। यदि उसने साधारण ब्याज पर राशि ली होती तो वह कितने रुपए की बचत करता। बेसिक सा ये बोल रहा है आपसे कि ये जो पर्टिकुलर आपका मूलधन है 10,000, उस पर जो CI है ना, CI पे इसने क्या किया है, 10,000 लिया था और 12,544 लौटाया, यानी 2,544 इसने क्या किया, ब्याज लौटाया है। तो आपको SI में अगर यही चीज़ लेता 10,000 का, तो कितने रुपए की बचत करता। तो सीधी सी बात है, जो SI जो होता है CI से कम होता है। ठीक है, लेकिन नॉमिनल कम होता है, बहुत कम होता है, इतनी बड़ी अमाउंट कम नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन को अगर आप देखो ना, तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर 3 पाओगे जिसमें 144 रुपये है, तो नॉमिनल जो है यही आपका कम होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम 1000 में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कम होगा CI और SI में जो ब्याज होता है। तो 144 की बचत करेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, या फिर आप इसका आंसर निकाल के भी लगा सकते हो, लेकिन समय बचाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन देख के आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि मिश्रण वाला क्वेश्चन इस तरह का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक बर्तन में 24:19 के अनुपात में दूध और पानी है, जो 86 लीटर है टोटल। ठीक है, पानी और दूध का अनुपात 13:12 हो जाता है जब राकेश द्वारा अधिक लाभ के लिए x लीटर पानी उसमें मिलाया जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। सिंपल सा आपसे क्या बोल रहा है समझो। देखो, ये आपका एक क्या है, कंटेनर है जिसमें 86 लीटर क्या है, मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क और वाटर है। ठीक है, 86 लीटर, जिसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 24 रेशियो क्या है, 19 है। ठीक है, तो अगर 24:19 इसका ये है आपका रेशियो 86 लीटर का, तो डायरेक्ट मैं इसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ। 24 और 19 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 10 34 9 43, तो 43 होगा। और 43 का ये डबल है, 43 का क्या है, डबल है 86। तो यानी कि जो रेशियो है इसका डबल इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो मिल्क कितना हो जाएगा, अगर 24 रेशियो में है तो 24 दूनी 48 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। समझना बात को। और 19 जो है, 19 दूनी 38, 86 में से 38 लीटर वाटर हो जाएगा स्टार्टिंग में, पानी। ठीक है, अब बोल रहा पानी और दूध का अनुपात 13:12, पानी और दूध का हो रहा है। ठीक है, 13:12। जब राकेश जो है
पानी ज़्यादा मिला देता है x लीटर इसी में से। तो 38 लीटर पानी है, इसमें क्या किया x लीटर और पानी मिला दिया, तब रेशियो क्या आ गया, पानी का तो शुरू में 13 है, ठीक है, तो पानी वाला रेशियो तो यहाँ आएगा, रेशियो में थोड़ा यहाँ उल्टा लिखा है घुमाने के लिए आपको, और दूध का रेशियो क्या आएगा 12 आएगा, जब ये x लीटर क्या कर देता है पानी और मिला देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको दूध और पानी का रेशियो में ही कंफ्यूज नहीं होना है, पानी और दूध लिखा है, दूध और पानी नहीं, ठीक। तो एक बात बताओ, इसने मिलाया तो पानी है, दूध तो इसने मिलाया नहीं, तो दूध तो आपका 48 लीटर ही रहना चाहिए क्योंकि मिलाया तो पानी है। तो ये 12 कैसे आ गया, 12 को 48 बनाने के लिए यहाँ गुणे 4 करोगे तब ये क्या बनेगा 48 बनेगा, पहली वाली क्वांटिटी दूध रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये 48 हो गया। तो अगर इधर 4 का गुणा किए हो तो इधर भी 13 में 4 का गुणा करोगे, ठीक है। तो 12 में 4 का गुणा करोगे तो 48 बनेगा, और 13 में 4 का गुणा करोगे तो क्या बनेगा 52 बनेगा। यानी एक्चुअल रेशियो जो है 12-13 जो बोल रहा ना वो 48 और 52 है। क्या है 48 और 52। तो पानी 52 लीटर है, पहले पानी कितना था, पहले 38 लीटर था, 52 लीटर है, तो कितना पानी बढ़ गया। तो आप बोलोगे कि 38 10 48 4 52, 14 लीटर पानी इसने और मिला दिया। कितना मिला दिया, x जो है उसकी वैल्यू 14 लीटर हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। दूध को तो बराबर ही रखना है, दूध तो कम हो नहीं रहा, तो 12 को 48 तो बनाना ही पड़ेगा, तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि हर्ष जो है 10 दिनों में 1/4 काम कर सकता है, अनमोल 40 दिनों में 40% काम कर सकता है, अक्षय 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, ठीक है, पूरा करेगा। हर्ष को मैं यश मान लेता हूँ, यश जो है 10 दिन में 1/4 करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 10 चौको 40 दिन में। अगर एक काम 10 दिन में तो टोटल 4 भाग हैं, 40 दिन में करेगा। अनमोल जो है 40 दिन में 40% करता है, अनमोल को ए मान लेता हूँ। अगर ये 40 दिन में 40% कर रहा है तो एक दिन में 1% करेगा, तो 100 दिन में ये कितना करेगा, टोटल काम 100% करेगा, तो इसको 100 दिन में मान लेता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ पा रहे होगे आप। अक्षय जो है, अक्षय को मैं क्या लिख देता हूँ, ए के लिख देता हूँ। तो अक्षय 13 दिनों में 1/3 काम करता है, यानी 1 यूनिट काम करता है 13 दिनों में, तो टोटल 3 यूनिट है, तो टोटल काम 13 या 39 दिन में करेगा, ठीक। अब पूछ रहा है कि सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कायदे से देखा जाए ना, तो जो सबसे कम समय ले रहा है वही तो सबसे पहले काम पूरा करेगा। तो अक्षय कम समय ले रहा है, तो अक्षय इसका राइट आंसर होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है, यहीं पे आपको समझना है। देखो, हर्ष और अक्षय अगर ये साथ में मिल के काम कर रहे हैं, प्लस वाला अगर इस तरह का ऑप्शन रहे, दो लोग मिल के कर रहे हैं, तो आपको वो न लगा के प्लस वाला लगाना है। हर्ष और अक्षय अगर मिल जाएंगे ना तो 40 3 70 79 79 दिन में काम कर डालेंगे, ठीक है, मतलब डबल काम कर डालेंगे काम का। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे हर्ष और अक्षय ना देता ना तो आपका अक्षय केवल राइट होता। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है तो संख्याओं के बीच अंतर बताइए, ठीक है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है दो संख्याएं, मान लो मैं मान लेता हूँ क्या है, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनकी वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का वर्ग किया और इसका योग कितना है 12 दिया है क्वेश्चन में। संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी कितना दिया है, ये दिया है 4। अब पूछा क्या है, संख्याओं के बीच अंतर यानी ए माइनस बी पूछा है। आपको एक चीज़ पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है, ठीक। ए माइनस बी मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, तो उसको अभी नहीं लिखता हूँ, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है कितना है 12 है, लिख देता हूँ माइनस 2ab। ए बी की वैल्यू पता है, ए बी कितना है 4 है, ए इंटू बी तो 4 है लेकिन 2ab रखना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका, 12 में 8 गए 4, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 4। तो ए माइनस बी, क्योंकि अपन को ए माइनस बी निकालना है अंतर, तो स्क्वायर अगर आपका 4 है तो इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई को समान रखते हुए
लंबाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत का नया क्षेत्रफल 2600 मीटर स्क्वायर हो जाता है। मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर। तो मूल आयत का परिमाप बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना। देखो ये आपका क्या है, आयत है, ठीक। पहले रेशियो इनका क्या दिया हुआ है आपका 3x, लंबाई दी है और चौड़ाई कितनी दी है 2x दी है, ठीक है। अब करते क्या है कि चौड़ाई को अपन समान रखते हैं, ठीक। यानी चौड़ाई 2x है तो उसको 2x ही रखेंगे, लेकिन लंबाई में क्या करेंगे 5 मीटर की वृद्धि कर देंगे जैसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस कंडीशन पे आयत का नया क्षेत्रफल 2600 आ जाता है, ठीक है, ठीक। तो अगर अपन के पास जो 3x है ना, इसमें क्या कर देंगे 5 अपन जोड़ देंगे, क्योंकि ये बोला है 5 मीटर क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है, लंबाई में। अब आगे दिया हुआ है आपके पास कि दोनों का क्षेत्रफल जब नया होता है वो 2600 हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3x + 5 और 2x का गुणा कर देंगे और बराबर 2600। तो ये तरीका आपका वर्ग समीकरण से बन सकता है, लेकिन बहुत लंबा बनेगा, इसमें काफ़ी समय आपका ख़राब होगा और आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा। देखो आपके पास क्षेत्रफल कितना दिया है 2600 दिया है, ये नया क्षेत्रफल है। पहले रेशियो कितना था 3 और 2 था, तो अगर मैं मान लेता हूँ 5 इसको नहीं जोड़ता हूँ तो पहले रेशियो कितना रहा होगा, तो पहले आपका रेशियो जो रहा होगा क्षेत्रफल का, अगर 3 और 2 की जगह ऐसी क्या वैल्यू रख दूँ कि जो आपका रेशियो 2600 से थोड़ा सा कम मिल जाए। तो 2600 से थोड़ा कम आपका 2400 को अगर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख देता हूँ तो ये आपका 30 होगा, और यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू 20 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और ये 20 दूनी 40। लेट सपोज मैं अगर ये मान लेता हूँ कि आपका जो आयत की लंबाई 60 रही होगी और चौड़ाई आपकी 40 रही होगी, तो छः चौको क्या होता है क्षेत्रफल 2400 हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ। देखो लेट सपोज ये आपका क्या है 3x और 2x चौड़ाई है, और मैं मानता हूँ 2600 से थोड़ा कम वैल्यू रहेगी क्योंकि 5 मीटर बाद में वृद्धि करने के बाद ये क्षेत्रफल हो रहा है। तो ये आपका मान लेता हूँ कि 60 रहा होगा लंबाई और ये चौड़ाई 40 रही होगी, तो छः चौको क्या हो जाता है 24, यानी 2400 आपका पुराना लेट सपोज क्या रहा होगा क्षेत्रफल रहा होगा, क्योंकि एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब 2600 हो गया है, ठीक है, अब क्या हो गया है 2600 हो गया है, तो आपको मूल आयत का परिमाप बताना है, क्योंकि यही जो संख्याएं हैं जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अगर मैं मूल आयत की बात करूं और उसके परिमाप की बात करूं तो आयत का परिमाप होता क्या है, होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ होता है आयत का क्या परिमाप। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कितना है आपके पास 60 और 40 है, मूल की बात कर रहा है, 60 40 100 हो जाएगा, तो 100 गुणे 2 क्या आएगा 200 आएगा, तो 200 इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करता हूँ, अगर इस मेथड से नहीं करता हूँ तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें 3x + 5 जोड़ना पड़ेगा लंबाई में, और दोनों का गुणा करके यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा करोगे बराबर 2600 मानोगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे और ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि सोनम द्वारा 80 किलोग्राम गेहूं बेचा जाता है, जिसमें से 20 किलोग्राम को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन शेष पर उसने एक निश्चित प्रतिशत की हानि हुई है। यदि उसकी कुल हानि 2.5% थी तो सोनम द्वारा बेचे गए शेष 60 किलोग्राम गेहूं पर हानि परसेंट बताइए। देखो सोनम के पास 80 किलो गेहूँ है, जिसमें से 20 किलो गेहूँ इसने क्या किया 20% लाभ पर बेचा है, बाकी 60 किलो गेहूँ जो है वो एक निश्चित हानि पर बेचती है, तब टोटल उसको हानि यानी 80 किलो टोटल बेचने पर 2.5% की हानि होती है। तो जो 60 किलोग्राम गेहूँ बेचा है ना, उसमें कितनी एग्जैक्ट हानि हुई है ये बताना है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लाइन बाय लाइन अपन इसको समझेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट सपोज इसको मान लेता हूँ कि इसने 10 रुपये किलो टोटल गेहूँ बेच दिए होंगे, तो 80 गुणे 80 किलो टोटल थे, अगर गुणे 10 कर दूँ तो टोटल क्या हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा, यानी कि टोटल इसने 800 रुपये में गेहूँ बेचा है, मतलब ख़रीदा है टोटल, है ना। 1 किलो गेहूँ आपका 10 रुपये में रहा होगा तो 800 रुपये में इसने क्या किया 80 किलो गेहूँ खरीदा। लेट सपोज कुछ भी मान सकते हो आप, 80 भी मान सकते हो, 8000 भी मान सकते हो, ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब किया क्या इसने किया कि इस 80 में से 20 केजी कितना 20 केजी जो गेहूँ है इसने इसको
बेच दिया है कितने में, 20% लाभ पर बेचा है। तो 20%, अगर 80 किलो गेहूँ 800 में ख़रीदा है तो 20 किलो गेहूँ कितने में ख़रीदा होगा, 200 में ख़रीदा होगा, क्योंकि 1 किलो गेहूँ का हमने क्या रख दिया, लेट सपोज मान लिया कि 10 रुपये किलो होगा तो 200 में होगा। तो इस वाले 200 में इसने क्या किया है, प्रॉफिट परसेंट प्राप्त किया है, और प्रॉफिट कितना प्राप्त किया है, 20% प्राप्त किया है। तो अब एक बात बताओ कि 200 का 20% होता कितना है, तो 200 का 20% आप बोलो कितना होता है, 40 होता है, क्योंकि 10% 20 और 20% 40, यानी कि इसने 200 में जो 20 किलो गेहूँ था ना उसको बेचा है इसने 40 रुपये लाभ लेके, यानी कि इस 20 केजी गेहूँ को इसने किस में बेच दिया है, 240 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, तो 20 केजी गेहूँ इसने बेचा है 240 में। अब टोटल 800 रुपये थे, कितने थे, 800, जिसमें से इसने 200 रुपये का गेहूँ बेच दिया है, कितने में, 240 में। अब ओवरऑल इसको हानि कितने की होती है, 2.5% की होती है, जो आपकी 800 में होती है। तो ओवरऑल हानि निकालोगे आप, और 600 रुपये जो बचा हुआ है उसको करोगे। आओ समझते हैं, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसने क्या किया, 80 किलो को 800 जो टोटल आपके पास रुपए था, जिसमें से इसने 20 किलो कितने में बेच दिया था, 20 केजी इसने बेच दिया है, अभी निकाला 240 रुपये में। ठीक है, अब कह रहा है कि 800 में जो 80 किलो 800 का गेहूँ है ना, इसमें से 2.5% की टोटल हानि हो रही है। तो 80 का अगर 2.5 आप निकालोगे ना तो 80 का 2.5 होता कितना है, तो 20 होता है। कितना, 2.5% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 80 का सॉरी 800 का 1% 8 होगा, और 2.5%, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा। यानी कि इसने क्या किया है, 20% हानि लिया है। तो 800 में अगर 20% इसको हानि होगी ना, तो 800 में 20 अगर घटा दोगे तो कितना आएगा, 780 आएगा। यानी ख़रीदा इसने एक्चुअल में टोटल गेहूँ 800 में है, और बेचा कितने में है, 780 में है। तो ये 780 आपको वैल्यू लाना है। तो 20 किलो गेहूँ तो पहले इसने 20% लाभ में बेचा है, यानी कि 240 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, अब आपको 780 की वैल्यू लाना है, तो 240 तो पहले ही इसने प्राप्त कर लिया है, तो बचा कितना, तो 780 में अगर 240 आप घटा दोगे तो 540 बच गया। ठीक है, लेकिन इसके पास एक्चुअल में 600 का गेहूँ था, क्योंकि इसने 20 किलो गेहूँ 200 में ख़रीदा, क्योंकि 80 किलो 800 में, तो 20 किलो 200 में, तो 600 रुपये बचा हुआ है। ये 600 सीपी है 60 किलो का, लेकिन उस 60 किलो को ये बेच कितने में रहा है, 540 में बेच रहा है। तो इसी का आपको हानि बताना था कि एक्चुअल में 60 किलो वाले गेहूं में इसको हानि कितनी की हुई। तो आप सीधे ही देख रहे हो कि 540 और 600 है, यानी 60 की हानि हुई है। इनके बीच डिफरेंस 60 का है, यहाँ लिख देता हूँ। इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 60 का है। कितने में, 600 में। ठीक है, क्योंकि 600 सीपी है, और गुणे 100 कर दोगे तो ये वाली 60 किलो वाली गेहूं की हानि आ जाएगी। 2 जीरो 2 जीरो कटे, छदाहम 60 ही, यानी 10% की हानि इसको 60 किलोग्राम वाले गेहूं में हुई है। क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो आप इसको रिवाइज करके ज़रूर देखना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, 80 को टोटल मान लेना है कि 1 किलो गेहूँ इसने ख़रीदा है 10 रुपये में, टोटल 80 किलो इसने 800 में ख़रीदा है, 80 दहम 800, जिसमें से उसने 20 किलो यानी 20 दहम 200 का गेहूँ 240 में यानी 20% लाभ में बेच दिया। बाकी 600 के गेहूँ को इसने क्या किया है, 540 रुपये में बेचा है, क्योंकि टोटल ओवरऑल 780 में इसको बेचना है। तो ये घटा के रिवाइज करके देखोगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। क्या बोल रहा है कि ओ इस वृत्त का केंद्र है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है और OQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो OP का मान निकालो। सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा, समझते हैं। देखो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, होता क्या है कि P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त पर Q पर स्पर्श करती है कुछ इस तरह से। यहाँ मान लो P है, क्या है, P है। यहाँ से एक रेखा खींचते हैं जो आपको Q यानी यहाँ पे क्या करती है, स्पर्श करती है वृत्त को। तो आपका O से लेके Q और O से लेके P, ये आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें से आपको OQ कितना दिया है, 10 दे दिया है यहाँ पे OQ। ठीक है, PQ कितना दिया है, 24 दिया है। तो 24 10 दे दिया है, तो ट्रिपलेट होता क्या है, तो 24 10 26 का ट्रिपलेट होता है। या फिर आपको नहीं भी पता है तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, क्योंकि OP बताना है। तो OP ये है, इसको आप क्या मानोगे, इसको आप कर्ण मान लोगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी OP का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, 10 का वर्ग लंब का वर्ग
धन आधार यानी 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है, प्लस 10 का 100 होता है, बराबर ओपी का स्क्वायर। ठीक है, ओपी के लिए क्या करोगे? ये हो जाएगा 576 और 100 कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर क्या है? 676 आया, लेकिन ओपी निकालना है तो अंडर रूट कर दोगे दोनों तरफ। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676, यानी ओपी क्या आ गया? 26 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यदि 10 अंक की संख्या 4643x1145/2 88 से विभाज्य है तो बाई के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस बाई का मान निकालिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास 10 अंक दिए हैं, जिसमें से 2 अंक मिसिंग हैं, जो उसकी जगह x और y लिखे हैं, यानी x और y का मान निकाल के आपको 2x माइनस 3y में पुट कर देना है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि बाई का आपको अधिकतम मान लेना है, यानी बड़ा से बड़ा मान बाई का लेना है। सबसे पहले अपन डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। अगर ये संख्या 88 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है? 88 से, तो ये 11 गुणे 8, 11 8 क्या होता है? 88 होता है। तो 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। सबसे पहले हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल यानी 8 का विभाज्यता नियम से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पूरी संख्या को देखूंगा तो 8 का नियम क्या कहता है? तो 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई की तरफ से 3 अंक, यानी कि इकाई क्या हो गई आपकी? पीछे तरफ से 3 अंक 8 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड आपकी होगी। तो पीछे की तरफ 3 अंक इसमें क्या है? 5 है, बाई है और 2 है। और अगर ये 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बाई है। ठीक है, 5/2 ये लिखा हुआ है आपका पीछे से। 8 से अगर आप डिवाइड करो तो बाई का अधिकतम मान रखने की बात कर रहा है। तो बाई का बड़ा से बड़ा इसमें क्या मान रख दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो बाई का अधिक से अधिक मान पीछे से उठाना शुरू करता हूँ। अगर मैं बाई की जगह 9 रख दूँ, क्या रख दूँ? बाई बराबर रख देता हूँ कितना? 9। तो क्या ये डिवाइड होगा? रखता हूँ तो 5, बाई की जगह मैंने 9 रख दिया और 2/8 करके देखता हूँ। 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 बचा 3, तो 8 चौको 32 हो गया डिवाइड। यानी कि बाई की वैल्यू आपकी अधिकतम मान क्या रख सकते हो? 9 रख सकते हो। बाई का अधिकतम मान क्या आएगा? 9। अब बाई की वैल्यू आपको मिल गई किससे? 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। अब निकालना किसकी है अपने को? x की वैल्यू। और x की वैल्यू के लिए अपन 11 का विभाज्यता नियम फॉलो करेंगे। इसको मिटा रहा हूँ। बाई बराबर अपन ने क्या निकाल लिया है? 9 अधिकतम मान निकाल लिया। आपको बताया था मैंने कि 88 से कोई संख्या डिवाइड है तो 11 और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 11 8 88 होता है। अब 11 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है? उससे अपन x की वैल्यू निकालेंगे। देखो, ये आपके पास संख्या है जिसमें से बाई पता चल गया क्या है? 9 है। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता नियम कहने से पहले मैं ये संख्या लिख देता हूँ नीचे। देखो, 6 4 3 x 1 1 4 5, फिर क्या है? बाई की जगह मैंने 9 निकाल लिया तो 9 रख देता हूँ और 2। तो 11 का विभाज्यता नियम आपका ये बोलता है कि किसी भी संख्या के ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो योग है ना, वो या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ऑड और इवन प्लेसेस को अलग अलग जोड़ के और उनका डिफरेंस देखो तो या तो 11 हो या फिर 0 हो या 11 का गुणा जो। अगर मैं इसके ऑड और इवन प्लेसेस को जोड़ता हूँ ना, तो 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 9 23, 23 23 हो गया। तो 23 ये आपका ऑड प्लेसेस हो गया। और इवन प्लेसेस क्या होगा? 4 प्लस एक्स है, एक्स को भी रहने दो। 4 1 5, 5 10, 10 2 12। तो 12 प्लस एक्स क्या आ गया आपका? ये आ गया इवन प्लेसेस और ये ऑड प्लेसेस। तो 12 11 23 आपको डायरेक्ट दिख रहा है। यानी कि मैंने क्या बताया कि 11 का विभाज्यता नियम कहता है कि इनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का योग का जो डिफरेंस है ना, वो या तो 11 हो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणा जो। तो x की जगह क्या रख दूं कि इनके बीच डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो। तो आप कहोगे x बराबर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये 12 प्लस 0 बराबर 12 हो जाएगा। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ऑड आपका 23 है और इवन 12 है, तो 23 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस है? 11 का। 12 11 23 होता है। यानी कि x की जगह 0 रख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, बाई की जगह मैंने 9 रखा, x की जगह 0 रखा। मैंने दोनों को रखने का तरीका बता दिया, 8 और 11 का विभाज्यता नियम। रिवाइज करके आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो बाई बराबर 9 और x बराबर 0 याद रखना है आपको। बाई बराबर क्या है? 9 है और x बराबर 0 निकाल लिया। पुट कर दो इसमें, 2x माइनस 3y में पुट करता हूँ। x यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। -3, 3 इंटू बाई की जगह 9, तो 3 9 27, यानी माइनस का 27 इसका राइट आंसर आएगा, -27।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर त्रिज्याओं वाले लोहे के दो ठोस गोले के वजन क्रमशः W1 और W2 हैं, तो W1 रेशियो W2 निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी W फॉर बेट 1 बेट 2। देखो दो क्या है आपके लोहे के ठोस गोले हैं जिनकी त्रिज्या क्या है 1/2, R1 क्या है 1/2 है और R2 1/3 मीटर है। तो दोनों का वेट निकालना है W1 और W2 क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे आओ समझते हैं। देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन आपका क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और रेशियो में क्या रख दोगे 4/3 पाई R2 क्यूब। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए अपन कर रहे हैं क्योंकि आपको W1 और W2 बताना है। यानी दोनों का जो दोनों गोले हैं उनका क्या होगा आयतन का रेशियो रख के W1 W2 बताना है। तो देखो 4/3 इसमें भी है इसमें भी है तो ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ है। पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, कट जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा R1 क्यूब और रेशियो R2 क्यूब, केवल इतना ही बचा। ठीक है, R1 क्यूब और R2 क्यूब। ठीक है, तो एक्चुअल में रेशियो हो क्या जाएगा, तो R1 बराबर क्या है आपका 1/2 है, क्वेश्चन में दिया है रेडियस नंबर 1। तो 1/2 का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, और रेशियो R2 क्यूब क्या है 1/3 है, तो 1/3 का क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब इधर लिख देता हूँ, करोगे तो क्या आएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और ये रेशियो करोगे तो 1/3 है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तो 1/27 हो जाएगा। तो अब ये पक्षांतर होगा, अगर ये इसको इधर ले जाते हो इसको इधर लाते हो या फिर आप एलसीएम निकाल देते हो 8 और 27 को करने का, तब भी यही तरीका होगा और रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 27 रेशियो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 27 रेशियो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होगे। W1 W2 कुछ नहीं करना था, गोले का आयतन लगा देना था फॉर्मूला, और R1 क्यूब रेशियो R2 क्यूब कर देना था बस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि एक समांतर श्रेणी जो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 संख्याओं का योग जो है -6 है, इनका गुणनफल 24 है। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस D के धनात्मक मान रखने पर तीनों में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन से होने वाला है और ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कठिन जरूर लग सकते हैं। ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं आपकी जो AP सीरीज में है जिनका योग कितना बताया है, तो योग बताया है अगर तीनों संख्याओं को जोड़ता हूँ तो योग हो जाता है -6। ठीक है, अब इसके बाद अगर योग -6 हो जाता है तो एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। टोटल संख्याएं कितनी है 3 है, तो -6/3 करोगे तो -2, यानी 20 वाली संख्या आपको यहाँ से पता चल गई। बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी तीनों संख्याओं में -2 होगी। कैसे पता चली, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग अगर -6 है तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होगी, और AP सीरीज है तो संख्याएं क्रमागत होगी, एकदम डिफरेंस उसमें क्रम का होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो इनका एवरेज यानी बीच वाली संख्या दूसरी नंबर की संख्या क्या मिल गई -2 मिल गई, क्योंकि योग जो है उससे डिवाइड कर दिए टोटल नंबर जो 3 है। तो इधर एक संख्या जो पहली होगी और लास्ट वाली, ये दोनों संख्याएं आपको बतानी है। इसके लिए एक चीज़ बताया है कि कॉमन डिफरेंस जो है ना प्लस में है, पॉजिटिव है, और तीनों संख्याओं गुणनफल 24 है। तो ऐसी संख्या क्या रख दें आपको खुद से सोचना पड़ेगा। अगर मैं पहली संख्या को -6 रख देता हूँ और उसमें +4 करूँगा, कॉमन डिफरेंस +4 का रखूँगा तो -6 + 4 करूँगा तो -2 आएगा, और फिर +4 कर दूँगा तो फिर ये 2 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ूंगा तो 2 दूनी 4, 6 4 को 24, यानी ये 6 6 को 24, ये क्रम भी हो रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस भी हो रहा है, और तीनों का जो योग है ना 6 -6 और -2 -8 और 2 -6 भी आ रहा, तो सभी चीज़ें सेटिस्फाई कर गई। तो इसका मतलब ये तीनों आपकी संख्याएं हो जाएगी -6 -2 और 2। ठीक है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस हो तो -6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या -6 हो जाएगी। आई होप आप समझ गए। 2 मत लगा देना +2, क्योंकि माइनस लगा है तो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना था, योग दिया था, योग से आपको 3 संख्याएं हैं डिवाइड करना था 3 से, तो -2 आएगा जो एवरेज होगा, और बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है जब कॉमन डिफरेंस हो यानी समांतर श्रेणी हो, और यहाँ से आप सेटिस्फाई करा लो, है ना, 24 गुणनफल और -6 योग।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% प्राप्त करना होता है। ठीक है, 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पेपर में 40% प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक के दूसरे पेपर में कितने अंक प्राप्त करने हैं। देखो 2 पेपर हैं, एक पेपर कितने का है 150 अंक का है और एक पेपर आपका कितने का है 200 अंक का है। ये क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 200 और 150 कितना होता है, यह आपका होता है 350 अंक टोटल। और 350 अंक में इसको कुल कितना 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है पास होने के लिए। तो 350 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा, तो ये 50% आधा हो जाएगा आपका कितना 175। ठीक है, तो 175 इसका आधा हो जाएगा, तो 175 टोटल अंक इसको प्राप्त करना है। इसके लिए दोनों पेपरों की जो नंबर है उनकी अलग अलग कंडीशन दी है कि 200 अंकों के पहले पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है, यानी इस वाले में 200 में 40% प्राप्त करता है तो कितना पाएगा, टोटल इसको पाना कितना है, टोटल 175 पाना है, क्योंकि 350 में 50% अंक क्वेश्चन में दिया है पाना है। तो 175 पाना है, जिसमें से 200 अंक के पहले पेपर में इसने 40% प्राप्त किया, तो 200 का 40% कितना होता है 10%, 20, 40% 80 होता है। अब अगला वाला पेपर 150 का है, तो इसमें कितना प्राप्त करना पड़ेगा, तो देखो 80 इसने प्राप्त कर लिया, टोटल प्राप्त 175 करना है 50% के लिए टोटल में, तो 95 इसमें प्राप्त करना है आपको। अगले वाले में कितना करना है 95। इसके लिए बोला है कि 150 के दूसरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। तो पहले तो आपको पता है कि अंक कितने प्राप्त करना है 95 प्राप्त करना है। ठीक है, 95 किस में प्राप्त करना है, तो 150 में प्राप्त करना है टोटल में से। और परसेंट के लिए क्या करोगे, गुणे 100 कर दोगे, 0 से 0 काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब और काट दोगे तो 95 दूनी क्या हो जाएगा, ये 90 90 180। और इसको फिर इस तरह से ना काट के इस तरह से काटो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये काटने का तरीका सही नहीं है, रुको मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 19 बचे 95, यानी 190, 19 गुणे 10 190/3। और 190/3 जब आप करोगे ना, 100 यहाँ लिख देता हूँ 190/3, तो 3 छंग 18 बचा 1, तो 3 त्रिका 9, यानी 63 दशमलव कुछ परसेंट आएगा। तो इसको आप पूरा 64% मान लो, यानी कि अगले वाले पेपर में आपको 64% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे अगर पहले वाले में आपने 80 नंबर लाए हैं तो। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और यहाँ पे लिखने का थोड़ा सा पूरी तरीके से जगह न होने के कारण से स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, बट मेरा मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 120 किलोमीटर पर घंटा, स्टेशन बी से सी तक 100 किलोमीटर पर घंटा और स्टेशन सी से डी तक 140 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि ट्रेन द्वारा क्रमिक स्टेशनों के बीच यात्रा में लिया गया समय बराबर है तो ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। जब कभी भी लिया गया समय बराबर हो तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फंडा होता है, याद रखना, कुछ नहीं करना। एवरेज यानी ए बराबर कुल दूरी, जो कुल दूरी है ना इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, कुल समय से। ठीक है, एवरेज के लिए, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो कुल दूरी है कितनी, तो 120 यहाँ है 120, अगली कितनी है बी से सी 100 किलोमीटर है दिया है पे, फिर सी से डी कितनी है 140 है। कुल समय कितना है, देखो मैं मान लेता हूँ हर जगह समय बराबर है तो 1 घंटे लगे होंगे, पहले में 1 घंटे, दूसरे में 1 घंटे और तीसरे में 1 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय, जब समय बराबर दिया हो। अब यहाँ लिख देता हूँ इधर, तो इनको जब सबको जोड़ोगे तो 100 100 200 300 360 हो गया टोटल। और बटे कितना 1 1 2 1 3, तो 360/3 यानी 12 3 36, 120 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। जब समय बराबर हो तो कुल दूरी बटे कुल समय करके निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका एज वाला है जो आपका रीजनिंग मैथ्स दोनों में पूछ सकता है। ठीक है, 3 व्यक्तियों राघव, अमित और सुरेश की वर्तमान आयु क्रमशः 7 4 और 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आय का योग 56 था, तो वर्तमान में आयु क्रमशः क्या होगी। देखो तीनों व्यक्ति हैं, इनको मैं लिख देता हूँ राघव आर, अमित ए,
सुरेश एस, ठीक है। क्या है ये 7x 4x क्वेश्चन में दिया है 9x, ठीक है, रेशियो है। तो 8 वर्ष पहले उनकी आय का योग कितना था, 56 था। तो 8 वर्ष पहले करने के लिए क्या करोगे, राघव पहला क्या हो जाएगा 7x - 8 हो जाएगा 8 वर्ष पहले। ये जो आपका अगला वाला है अमित जो है ये 4x - 8 हो जाएगा, और ये जो है लास्ट वाला 9x - 8 हो जाएगा, तीनों का 8 वर्ष पहले, ठीक है, 9x - 8, और तीनों को जोड़ दो प्लस प्लस, तो आय का योग कितना हो जाता है 56। सब में 8 क्यों घटाया, क्योंकि वर्तमान आयु थी ना, और उसमें आपको आय का योग बताने के लिए सब में 8 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो यानी सब में 8 घटाना पड़ेगा वर्तमान में, और ये सब कितना हो जाता है 56 हो जाता है। अब तो आप x की वैल्यू निकाल के किसी की भी वर्तमान आय बता सकते हो, यानी x की वैल्यू इन 7, 4 और 9x में रख देना है। कैसे करोगे, देखो 7x है, 7 4 11x, 11 9 20x, तो इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 20x, ठीक है, और -8 - 8 यानी 8 त्रिक 24 हो गया। अरे जो माइनस का 24 हुआ ना, तो उधर जाके 56 में प्लस हो जाएगा, माइनस है तो पक्षांतर होगा, तो 56 और 24 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो x बराबर, अगर 20x बराबर 80 है तो x बराबर क्या आएगा 80/20 यानी 4 आ जाएगा, 20 चौको 80। x की वैल्यू कहाँ रख दूँ, 7x 4x और 9x में रख देता हूँ तो आ जाएगा आंसर। 7x में रखोगे तो 7 चौको 28 होगा, यही मिल गया। 4x 4 चौको 16, 9x 9 चौको 36, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि 7 कुर्सियों में 10 व्यक्तियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी बैठाया जा सकता है। ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, यानी परमुटेशन को आप क्रमचय आई थिंक बोलते हो, ठीक है, क्रमचय या संचय। तो परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो बोला क्या है कि 4 कुर्सियों में 10 व्यक्तियों को कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो। इसके लिए क्या तरीका आपको लगाना है, तो इसके लिए देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं 10 हैं, परमुटेशन माने p, और कितनों को बैठाना है 4 कुर्सियों में बैठाना है, तो 10p4 हो जाएगा। और परमुटेशन होता क्या है, आपको ये बेसिक सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो 10 फैक्टोरियल, यानी कि परमुटेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि NP R बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में 10p4 मैंने बना लिया है कि 10 क्या है व्यक्ति हैं जो आपको 4 कुर्सियों में बैठाना है, तो 10p4। अब फॉर्मूले पे रख देता हूँ n फैक्टोरियल, n की जगह 10 है, बटे 10 माइनस आर, ठीक है, यानी 10 माइनस 4, आर की जगह ये है फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल बटे 10 में 4 गए 6 फैक्टोरियल, काट दो, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल होता क्या है एक्चुअल में, जितनी संख्याएं हैं उसी का 1 से लेके गुणा फैक्टोरियल होता है, यानी 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है तो आगे करेंगे नहीं, 6 फैक्टोरियल कट गए। 1 मिनट, यहाँ पे आप समझ नहीं पाए होगे, मैं मिटा के लिख देता हूँ, रुको। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नीचे अगर 6 फैक्टोरियल आपका है तो ऊपर इसको क्या बनाओगे, ऊपर बनाने के लिए 10 फैक्टोरियल को 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे आगे 6 फैक्टोरियल रहने दो यहाँ तक। तो 6 से 6 कट गया तो बचा क्या, 10 नमा 90, 90 अठे 720, और 720 सत्ते 50 40, गुणा कर लेना, तो 50 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको पेपर में खुद से ही करनी है, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। यदि माल का क्रय मूल्य 318 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। देखो 3 चीज़ें हैं, CP यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, अगला आपका हो जाता है क्या MP बोले तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया क्या है, तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 318 दिया है। अब बोला क्या है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 26% का लाभ होता है, यानी कि अगर 318 आपका क्या है CP है, तो CP पे ही आप क्या देते हो, लाभ देते हो, है ना, तो SP आता है। तो 318 में 26% जोड़ दोगे 318 का, तो आपको क्या मिलेगा, SP मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो जब आप जोड़ोगे तो
इसको करने का एक तो तरीका ये लंबा तरीका हो गया, और दूसरा बेसिक तरीका अगर बताऊँ आपको, ट्रिकी तरीका, तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। आपको पूछा क्या है, अंकित मूल्य, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, MP यानी अंकित मूल्य बराबर CP यानी क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, D फॉर डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, चाहे तो ये फार्मूला आप याद कर लेना। तो CP क्या है यहाँ पे, CP आपका है 318 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है इनटू, यहाँ पे लिख देता है इसको, एक सेकंड दूर से लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, बराबर CP कितना दिया है आपका 318 दिया है इसमें पुट करने के लिए, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 कितना है 26 आपका प्रॉफिट है, और 100 126 हो जाएगा, और बटे नीचे क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 16% छीट, 100 में 16 जाएगा 84 आएगा। अब इसको काट दो, काटेगा किससे, काट के देख लो, ये किससे कट जाएगा, 14 से अगर काटें, 14 सत्ते 14 छंग 84, और 14 से ये कटेगा तो 14 सत्ते 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 14 नम्मा, 14 नम्मा 126, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, ये कटेगा 2 से, 2 15 हम 30, 2 नम्मा 18, 159 गुणे 3। अब 159 गुणे 3 कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 159 गुणे 3 होता है 477, यानी 477 इसका MP है, अंकित मूल्य है। ये फार्मूला आप याद रखना, MP बराबर क्या होता है, CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस फार्मूले से आपको करना है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाइप A एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। उन्हें एक साथ खोला गया और B कुछ घंटे बाद बंद कर दिया गया। यदि टैंक 8 घंटे में पूरी तरह से भर गया तो कितने घंटे बाद B को बंद किया गया है। क्वेश्चन को समझना, देखो पाइप A जो है किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप B जो है किसी टैंक को 15 घंटे में दिया है, भर सकता है। दोनों का क्या करोगे, LCM निकालोगे, वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर 12 और 15 का आप LCM लोगे, LCM आपको खुद से लेना है, क्या होता है 60 होता है, 60 यानी यूनिट टोटल वर्क हो गया आपका। अब टोटल वर्क से अगर इनके घंटों को डिवाइड करोगे तो इनकी इफ़िशियंसी आती है। अगर 60/12 कर दोगे ना तो क्या आएगा, 5 आएगी A की इफ़िशियंसी, यानी A जो है एक दिन में 5 यूनिट, सॉरी 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। इसी तरह से B की निकाल लो, 60/15 कर दोगे तो 15 चौको 60, B की इफ़िशियंसी क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब बोला क्या है, क्वेश्चन को समझना, दोनों को एक साथ खोलते हैं पाइप को और कुछ घंटे बाद B को बंद कर देते हैं, और 8 घंटे में पूरी तरीके से टंकी भर गई, तो कितने घंटे बाद B को बंद किया गया है ये बताना है। मैं मानता हूँ कि B को मैंने बंद ही नहीं किया, दोनों को एक साथ खोला और 8 घंटे में जो टंकी भरती है ना, टोटल टंकी को 8 घंटे चला दिया, तो दोनों को अगर जोड़ोगे एफिशिएंसी तो 5 4 9 यूनिट हो जाएगी दोनों की, क्योंकि दोनों खोला गया है। और ये चलता कितना है, मान लो 8 घंटे चलता है लेट सपोज, तो 9 8 72 यूनिट इन लोगों ने काम कर दिया, जबकि करना काम कितना था 60 यूनिट करना था, तो एक्स्ट्रा काम कितना कर दिया 12 यूनिट कर दिया। अब 12 यूनिट जो एक्स्ट्रा किया है ना, वो इसलिए कर दिया है क्योंकि अपन ने B को हटाया ही नहीं, जबकि बोला है कि B को कुछ घंटे बाद हटा देना है। तो B की इफ़िशियंसी कितनी है, 4 है, तो 12 यूनिट के लिए B कितना समय लेगा, तो इसके लिए 12/4 कर दोगे, 4 3 12, यानी 3 घंटे B एक्स्ट्रा काम कर गया है, 3 घंटे B एक्स्ट्रा काम कर गया है। और वही आपसे पूछा है कि कितने घंटे बाद B को काम बंद कर दिया जाता है, तो टोटल है 8 घंटे काम, 3 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कायदे से देखा जाए तो 5 घंटे जब काम हो जाता तो 5 घंटे बाद ही B को क्या कर देना था, बंद कर देना था, 3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं करना था। तो इसका आंसर 3 मत लगाना, इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, 5 घंटे बाद बंद किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा स्पेशल मॉक टेस्ट। और ये जो क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस रहे होंगे या फिर हार्ड आपको लगे होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी लेवल के आपके पूछे जाएंगे, लगभग 30% क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए आपको तैयारी पूरी तरीके से अपनी करके रखना है। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को